ठीक है, कल क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके थे, क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ते हैं। ठीक है, अकबर से पढ़िए ना क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 है। बोल रहा अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, बताइए कौन था। उदय उदय सिंह था। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, तो उदय सिंह था। क्या कोई दिक्कत। आगे बोल रहा है ना कि अकबर के 1567 ईस्वी में मेवाड़ के चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक उदय सिंह था। 1567 से 68 ईस्वी में फतेह सिंह और जयमल सिंह शहीद हो गया। अकबर चित्तौड़ अभियान में भारी मात्रा में क्या किया था, हत्या करवाया था। अकबर जो था ना, चित्तौड़ अभियान में भारी मात्रा में क्या करवाया था, हत्या करवाया था। हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 15 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, याद रखिएगा। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। 12 जून 1576 ईस्वी को हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। हाँ, तो याद रखना कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है ना 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। आगे बोल रहा है अकबर का जो था टाइम पीरियड 1556 से 1605। अकबर का जो है 1556 से 1605 ईस्वी तक है। बोल रहा अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीर सहाल महल में हुआ था। तो अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर राजा बिरसाल के महल में हुआ था। तो अकबर का जन्म जो है ना 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीर साल महल में हुआ था। उनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। किसका, तो अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। वह 3 वर्ष तक अस्करी के संरक्षण में था। आगे बोल रहा अकबर की हुमायूं से भेंट पुनः उस समय हुई जब हुमायूं ने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की थी। बोल रहा है कि अकबर की हुमायूं से भेंट पुनः उस समय हुई थी जब हुमायूं ने काबुल और कंधार पे क्या किया था, विजय प्राप्त किया था। इस समय उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर ने गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कौन कार्य किया था, अकबर किया था। ठीक है, आगे है अकबर के द्वारा महत्वपूर्ण किए गए कार्य है। तो बताइए कि दास प्रथा का अंत अकबर द्वारा कब किया गया था, 1562 ईस्वी में। हाँ, तो याद रखिए कि दास प्रथा का अंत अकबर के द्वारा 1562 ईस्वी में किया गया था। तीर्थ यात्रा करके समाप्ति कब किया गया था, 1563 में किया गया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में किया गया था, अकबर के द्वारा किया गया था। और जजिया कर की समाप्ति अकबर के द्वारा कब किया गया था, 1564 में किया गया। और दीन इलाही धर्म की स्थापना कब किया गया था, अकबर के द्वारा 1582 में किया गया था। और इलाही संबत की शुरुआत कब हुआ था, अकबर द्वारा 1583 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में, जजिया कर की समाप्ति हुआ था 1564 ईस्वी में, और दीन इलाही धर्म की स्थापना हुआ था 1582 ईस्वी में, और इलाही संबत की शुरुआत हुआ था तो ये हुआ था 1583 में। तो दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया करके बोलेगा तो 1564, और दीन इलाही का तो 1582। इलाही संबत का स्टार्ट हुआ था 1583 में हुआ था। ठीक है, आगे आइए। आगे बोल रहा है ना कि अकबर ने 1574 ईस्वी मनसबदारी व्यवस्था को सैन्य संगठन किया था। अकबर ने 1574 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था पर सैन्य संगठन किया। यह व्यवस्था सैन्य व्यवस्था का आधार थी। प्रत्येक सैनिक अधिकारी को मनसब पद प्रदान किया गया। इस व्यवस्था का मुख्य आधार दशमलव प्रणाली था। बोल रहा है कि अकबर ने 1574 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था पर सैन्य संगठन किया और यह व्यवस्था सैन्य व्यवस्था का आधार थी। प्रत्येक सैनिक अधिकारी को मनसब पद प्रदान किया गया। इस व्यवस्था का मुख्य आधार दशमलव प्रणाली था। मीर बख्शी मनसबदारों की सूची रखता था। बाद में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार के पदों को क्या किया था, आरंभ किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सिरसा का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है बताइए। सासाराम में। सिरसा का मकबरा जो है ना सासाराम में स्थित है। सासाराम, सिरसा का मकबरा सासाराम में स्थित है। सिरसा का मकबरा अष्टभुजाकार है जो तालाब के बीच है। तो सिरसा का मकबरा कैसा है, किस आकार का और किसके बीच स्थित है। हाँ, तो सिरसा का मकबरा जो है ना अष्टभुजाकार है, याद रखिएगा। सिरसा का मकबरा, पहला क्वेश्चन था सिरसा का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम है। और सिरसा का मकबरा जो अष्टभुजाकार है जो तालाब के बीचों बीच स्थित है। आगे बोल रहा है कि रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का किला सिरसा से संबंधित है। तो रोहतासगढ़ का किला किससे संबंधित है, तो सिरसा से संबंधित है। और पटना शहर की स्थापना 1541 ईस्वी में सिरसा ने किया था। तो पटना शहर की स्थापना किसने किया था और कब किया था, क्या होगा।
1540 ईस्वी में शेरशाह ने किया था। हाँ, तो पटना शहर की स्थापना ना 1541 ईस्वी में शेरशाह ने किया था। पटना शहर की स्थापना 1541 ईस्वी में शेरशाह ने किया था। और शेरशाह का डाक प्रबंधन मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है, तो बोल रहा है कि शेरशाह का डाक प्रबंधन मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ था। शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर में हुआ। तो शेरशाह की मृत्यु कब हुआ था? तो शेरशाह की मृत्यु जो है 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर में हुआ था। शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर में हुआ था। आगे दिया हुआ कि शेरशाह का जो था काल 1540 से 1545 तक था। शेरशाह का 1540 से 1545। आगे बोल रहा है सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। तो सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। हाँ, तो याद रखिए ना कि सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। हिंद और ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है। ठीक है, शेरशाह का मकबरा जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पे निर्मित किया गया है। तो शेरशाह का जो मकबरा सासाराम में जिले सासाराम में झील के बीच टीले पर निर्मित किया गया है। आगे बोल रहा है कि शेरशाह ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला, ठीक है, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। तो बताइएगा कि शेरशाह ने भूमि की माप के लिए किसका प्रयोग किया था? शेरशाह ने भूमि के लिए 32 सन की डंडी का प्रयोग किया था। इन्होंने 178 गज चांदी का रुपया और 380 ग्रेन। याद रखिएगा ना कि शेरशाह ने भूमि की माप के लिए जो है ना, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। और इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। तो शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाया था। आगे बोल रहा है कि काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो शेरशाह किया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो शेरशाह ने किया था। काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने किया था। आगे बोल रहा है शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। तो बताइएगा कि शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को किस नाम से पुनः स्थापित किया था? तो पटना के नाम से स्थापित किया था। और शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। तो बताइए ग्रैंड ट्रंक रोड किसने निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। और डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया था। तो डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो शेरशाह के द्वारा किया गया था। आगे बोल रहा है कि मलिक मोहम्मद जयसी शेरशाह के समकालीन था। तो बताइएगा कि शेरशाह के समकालीन कौन था? बोलिए। आगे बोल रहा है कि मलिक मोहम्मद जयसी शेरशाह के समकालीन था। ठीक है, आगे बोल रहा है कि शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। तो देखिए शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए किस नदी के दाहिने तट पर किस नाम से नींव डाली थी? बताइए क्या होगा? शाहजहां ने 1638 में राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। हाँ, तो शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। अब देखिए अब आगे बोल रहा है ना कालिंजर दुर्ग। ठीक, कालिंजर दुर्ग के बारे में बोल रहा है कि कालिंजर दुर्ग भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित एक दुर्ग है। बताइए कालिंजर दुर्ग कहाँ स्थित है? कालिंजर दुर्ग भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित एक दुर्ग है कालिंजर दुर्ग। हाँ, कालिंजर दुर्ग जो है ना भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित एक दुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 13 है कथा सरित सागर के लेखक कौन है? बताइए। सोमदेव है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव है। कथा सरित सागर के लेखक जो है ना सोमदेव है। ठीक है ना, कथा सरित सागर के लेखक जो है ना सोमदेव है। सोमदेव गुप्तकालीन लेखक थे। ठीक है, और बृहद कथा मंजरी पुस्तक के लेखक कौन थे? क्षेमेंद्र थे। याद रखिएगा। ठीक है, बृहद कथा मंजरी पुस्तक के लेखक कौन थे? क्षेमेंद्र थे। और क्षेमेंद्र भी गुप्तकालीन लेखक था। ठीक है, विशाख दत्त गुप्तकालीन लेखक था। और विशाख दत्त ने मुद्राराक्षस और देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक लिखी थी। बताइएगा विशाख दत्त के द्वारा कौन कौन पुस्तक लिखा गया था? हाँ, तो विशाख दत्त ने मुद्राराक्षस और देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक लिखी थी। तो कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव थे। सोमदेव गुप्तकालीन लेखक थे। और बृहद कथा मंजरी के लेखक बोलेगा तो क्षेमेंद्र थे।
और क्षेमेंद्र भी गुप्तकालीन लेखक थे, और विशाखदत्त भी गुप्तकालीन लेखक थे। और विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस के लेखक विशाखदत्त है, और देवीचंद्र गुप्तम पुस्तक के लेखक भी विशाखदत्त ही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ खगोल शास्त्री कौन था, बताइए। आर्यभट्ट थे। हाँ, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ खगोल शास्त्री कौन थे, तो आर्यभट्ट था। ठीक है, तो गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था, तो आर्यभट्ट था। आगे बोल रहा है कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक की रचना किया था। तो यह सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक की रचना किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट ने बीजगणित, त्रिकोणमिति आदि के क्षेत्र में योगदान दिया था। तो आर्यभट्ट ने बीजगणित, त्रिकोणमिति आदि के क्षेत्र में योगदान दिया था। पाई का मान, वर्गमूल निकालने की विधि इन्होंने ही बताया था। किसने, आर्यभट्ट ने बताया था। पाई का मान, वर्गमूल निकालने की विधि जो है आर्यभट्ट ने बताया था। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। भारत का न्यूटन किसको बोलते हैं, ब्रह्मगुप्त को। हाँ, ब्रह्मगुप्त को ना भारत का न्यूटन बोला जाता है। भारत का न्यूटन बोलेगा तो ब्रह्मगुप्त को भारत का क्या बोलेगा, भारत का न्यूटन बोलेगा तो ब्रह्मगुप्त को। लेकिन एक क्या है और है ना, भारत का नेपोलियन बोलेगा तो कौन होगा, समुद्रगुप्त को। ठीक है, ईरान का नेपोलियन बोलेगा तो नादिर शाह को। तो याद रखिए, भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त, अब भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को बोला जाता है। आगे बोल रहा है कि भास्कर प्रथम भारत के 7वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे। संभवतः उन्होंने ही सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना आरंभ किया था। आगे बोल रहा है, बारामिहिर ने बृहद संहिता लघु जातक पुस्तक लिखी थी। तो बारामिहिर के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था, बृहद संहिता और लघु जातक पुस्तक लिखा गया था। तो लघु जातक और बृहद संहिता पुस्तक के लिए कौन था, तो बारामिहिर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है कि नेक्स्ट है निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे, कौन होगा, पार्श्वनाथ। हाँ, 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ। प्रमुख जैन तीर्थंकर, उनके प्रतीक चिन्ह, जैन तीर्थंकर के नाम है, प्रतीक चिन्ह है। तो यह कि ऋषभदेव प्रथम क्रम, किनका प्रतीक चिन्ह क्या है, बताइए। ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह साड़ है। द्वितीय तीर्थंकर कौन थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, हाँ, तो द्वितीय बोलेगा तो अजितनाथ, इनका क्या है, तो हाथी है। अजितनाथ तो हाथी है। और तृतीय बोलेगा तो संभवनाथ, हाँ, तृतीय तो संभवनाथ, संभव है तो घोड़ा है। हाँ, तो संभवनाथ तृतीय है, घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह है। सप्तम जैन तीर्थंकर कौन है, सप्तम बोलेगा तो सुपार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। ठीक है, तो सप्तम का सुपार्श्वनाथ से स्वास्तिक है। 16वां बोलेगा तो कौन है, 16वां तो हाँ, 16वां कौन है, तो शांतिनाथ 16वां, इनका प्रतीक चिन्ह हिरन, जो शांत जानवर होता है। 16 साल का हो जाता है ना कोई भी, तो शांत हो जाता है, उसके अंदर शांति आ जाती है। 16वां जो है ना शांतिनाथ है, हिरन बहुत शांत जानवर होता है, इसलिए शांतिनाथ। और 18वां कौन है, 18वां बोलेगा तो अरनाथ है, इनका प्रतीक चिन्ह मीन है, मीन। 21वें बोलेगा तो कौन है, 21वें नेमिनाथ, हाँ, नेमिनाथ का ना नीलकमल है, जो 21वें है। 22वें बोलेगा तो 22वें बोलेगा तो अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। याद रखिए। और 23वें बोलेगा तो 23वें जो है ना पार्श्वनाथ है, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। और 24वें बोलेगा तो 24वें जो है ना महावीर है, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। तो याद रखिएगा कि ऋषभदेव प्रथम थे, इनका प्रतीक चिन्ह साड़ था। अजितनाथ द्वितीय थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। और संभवनाथ तृतीय, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। सुपार्श्वनाथ इनका सप्तम थे, इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। शांतिनाथ 16वां थे, इनका प्रतीक चिन्ह हिरन। और अरनाथ जो थे 18वां थे, और इनका प्रतीक चिन्ह जो है ना मीन था। और नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल, न से नीलनाथ न से नीलकमल 21वें थे। और इस नेमी बोलेगा 22वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और महावीर जो थे ना ये 24वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। ठीक है, आगे बोला दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो देखिए जो जैन तीर्थंकर कौन है, जिनका मतलब नाम जो उल्लेख ना ऋग्वेद में मिलता है, तो कौन दो है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। हाँ, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का मिलता है। ऋषभदेव का जो कैमे गुरु थे, ऋषभदेव प्रथम गुरु थे। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह साड़ था। अब अरिष्टनेमी कैमे तीर्थंकर थे, तो 22वें थे। ठीक है ना, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो शंख था, शंख।
तो वही बोल रहा है कि जो दो जैन तीर्थकारों ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। तो बताया कि भगवान श्री कृष्ण के निकट संबंधी किसको माना जाता है, कौन सा जैन तीर्थंकर को, तो अरिष्टनेमी को। अब अरिष्टनेमी कैमे तीर्थंकर थे, तो ये ना 22वें थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। तो दो जैन तीर्थकारों ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। क्या होगा इसका आंसर? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आगे बोल रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी भाषा को भारत का राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारे और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी शासन बराबरी नहीं कर सकता है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन था कि क्वेश्चन पूछेगा ना कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ना हो स्वदेशी शासन की बराबरी नहीं कर सकता। किसका कथन था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन था। आगे बोल रहा है कि स्वदेशी स्वशासन स्वभाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो बताइएगा, स्वदेशी स्वशासन स्वभाषा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एक किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज जो है 1875 में मुंबई के संस्थापक थे। तो बताइए कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1875 में किया था। और कहाँ किया था? मुंबई में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किया था। आगे बोल रहा है 1906 में कांग्रेस ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, कांग्रेस के जो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और पहली बार जो है इसी में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, कांग्रेस के 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। और 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में जो है ना कौन सा मतलब प्रस्ताव पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। 1929 में हुआ था। तो याद रखिए 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, उसी में ना पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बोल रहे हैं कि आर्य समाज व दयानंद सरस्वती आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया था। तो बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ और कब किया था? क्या होगा? लाहौर में स्थापित 1875 में। हम पूछते कुछ और है, बोलते कुछ और। हम पूछें कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब और कहाँ किए थे? तो बम्बई में किया था 1875 में। और कुछ वर्ष पश्चात जो है ना आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ कर दिया गया? लाहौर स्थापित कर दिया गया। लेकिन स्थापना तो उसमें बम्बई में हुआ था ना, बाद में जो है इसका मुख्यालय लाहौर कर दिया गया था। आगे बोल रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। इन्हें भारत का क्या बोला जाता है? मार्टिन लूथर किंग बोला जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। किनको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। अभी भारत का न्यूटन किसको पढ़े थे? भारत का न्यूटन ब्रह्मदत्त को भारत का न्यूटन। अब भारत का पूछेगा कि भारत का मार्टिन लूथर तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अब भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। ठीक है, आगे बोल रहा है कि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो बताया कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। और इन्होंने मतलब दयानंद सरस्वती ने वेदों को शाश्वत अपरिवर्तनीय धर्मांतीन और दैवीय माना था। ठीक है, मतलब दयानंद सरस्वती ने वेदों को शाश्वत अपरिवर्तनीय धर्मांतीन और तथा दैवीय माना था। आगे बोल रहा है कि दयानंद ने शुद्धि आंदोलन का चलाया था। दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया इसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर उसने अपने धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः वापसी के लिए द्वार खोल दिए थे। तो दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया, इसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः वापसी के द्वार खोल दिए थे। आगे बोल रहा 1882 में दयानंद ने गौर छीनी सभा की स्थापना किया था। वह गौर छीनी सभा की स्थापना कब और किसने किया था? क्या होगा?
1882 में दयानंद ने गौर सीधी सभा की स्थापना 1882 में किया था। हाँ, तो 1882 में दयानंद सरस्वती ने गौरछिनी सभा की स्थापना किया था। वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट किसकी पुस्तक है? वेलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है, याद रखिएगा। वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा था। तो बताइएगा कि वेलेंटाइन सिरोल ने कौन सी पुस्तक में जो है तिलक को मतलब भारतीय शांति का जन्मदाता कहा था? किस पुस्तक में? इंडियन अनरेस्ट में, ठीक है। अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में हाँ, तिलक को क्या बोले थे? तो भारतीय शांति का जन्मदाता कहा था, ठीक है। आगे बोल रहा है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्यापक बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था। तो राजा राम मोहन राय जो थे ना, प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किए थे? भारतीय समाज में व्यापक बुराइयों के विरोध में ना एक आंदोलन चलाए थे। इनके प्रयासों से 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण का जन्म हुआ था। तो इन्हीं के समय जो है ना, राजा राम मोहन राय के समय ही भारत में 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? भारत में पुनर्जागरण का जन्म हुआ था। आगे बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का क्या बोलते हैं? पिता कहा जाता है। तो जाए कि आधुनिक भारत का पिता किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो यह ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था और कब किया था? 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। हाँ, तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। और ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था, ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? एक ईश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवादी का विरोध, अवतारवाद का खंडन आदि था। तो बोल रहे हैं कि 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब ब्रह्म समाज स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य था ना, एक ईश्वरवाद की उपासना था, मूर्ति पूजा का विरोध था, और पुरोहितवादी का विरोध था, अवतारवाद का खंडन था, ठीक है। आगे बोल रहा है कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो पूछेगा क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय दिया था। हाँ, तो याद रखिए कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय जो था ना, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देता है। आगे है स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन, इनके बारे में दिया हुआ है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो देखिए स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो क्या होगा? हाँ, स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। 11 सितंबर 1893 को शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलते हुए स्वामी जी ने अद्भुत भाषण दिया था। तो स्वामी विवेकानंद जो है ना 11 सितंबर 1893 को शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलते हुए स्वामी जी ने अद्भुत भाषण दिया था। 1897 में अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? 1897 में अमेरिकी प्रवास के बाद स्वामी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। हाँ, तैयार रखे ना कि 1897 में अमेरिकी प्रवास से वापस आने के बाद जो है स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 1897 में किया था। और रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों का मुख्यालय खोला। तो रामकृष्ण का जो है कलकत्ता के बेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर क्या किया? मुख्यालय खोला। आगे है बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। हाँ, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो क्या होगा? सरोजिनी नायडू थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बताइए कि 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था। हाँ, सरोजिनी नायडू ने कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। तो एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आगे आइए, आगे बोल रहा है एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट ने 1917 ईस्वी में कलकत्ता को अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। बताइए कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। आगे बोल रहा है स्वतंत्रता से पूर्व तीसरी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पढ़ रहे हैं। देखिए बोल रहा है स्वतंत्रता से पूर्व तीसरी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली नील सेन गुप्ता थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछेगा ना कि स्वतंत्रता से पूर्व तीसरी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? तो नली सेन गुप्ता थी, ठीक है, याद रखिएगा।
और कलकत्ता अधिवेशन जो 1917 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। और ये क्वेश्चन था ना कि स्वतंत्रता से पूर्व तीसरी महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? नलिनी सेन गुप्ता थी। ठीक है, नलिनी सेन गुप्ता 1933 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो देखिए 1933 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो नलिनी सेन गुप्ता किया था। आगे बोल रहा है स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है ना जेबी कृपलानी थे। तो देखिए स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। आगे बोल रहा है कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, इसके बारे में बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को येहूम के द्वारा किया गया था। प्रारंभ में इस संस्था का नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। तो बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम क्या था? क्या होगा? इंडियन नेशनल यूनियन था। ठीक है, यूनियन। हाँ, तो याद रखिए ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को येहूम के द्वारा किया गया था। प्रारंभ में इस संस्था का नाम जो इंडियन नेशनल यूनियन था, जिसे 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, तो पूछेगा ना कि इंडियन नेशनल यूनियन था तो बाद में उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम जो है कब और किसने दिया था? तो 1886 में ना दादा भाई नौरोजी दिए थे। ठीक है, येहूम 1885 ईस्वी से 1906 ईस्वी तक कांग्रेस के महासचिव थे। येहूम जो थे ना वो 1885 से 1906 तक कांग्रेस के महासचिव थे। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में होना था, परंतु पूना में प्लेग फैल जाने के कारण बम्बई में के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी। तो बताइए कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण कहाँ हुआ था ये अधिवेशन पहली बार बैठक? बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। हाँ, तो याद रखिएगा ना कि हाँ, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो था ना पूना में होना था, लेकिन वहाँ पे ना फ्लैग फैल गया। इसी कारण बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का प्रथम बैठक हुआ था। आगे बोल रहा है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी को मिला था। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें लगभग 100 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें 72 लोगों को सदस्य के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, आगे बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था। ठीक है, हाँ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत थी। ठीक है, तो विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत थी। आगे बोल रहा है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली जो है ना भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय नेता थी। तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी अरुणा आसफ अली, और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय नेता कौन थी? तो अरुणा आसफ अली थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, बोल रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था? क्या कारण था? क्या होगा? हाँ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ना नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि इस हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं, लेकिन गांधी जी क्या करते हैं? कौन सा उपाधि लौटाते हैं? तो कैसरे हिंद की उपाधि जो ना इसी हत्याकांड में जो ना लौटा देते हैं। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के थी में। हाँ, तो नाइटहुड मतलब उसको सर की उपाधि बोलते हैं, वो भी लौटाए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। और गांधी जी कैसर हिंद की उपाधि इस हत्याकांड के विरोध में ही लौटा दिया था। इस हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। तो 3 आदमी था, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है नाइटहुड की उपाधि लौटाया, गांधी जी कैसर हिंद की उपाधि, और जमुनालाल बजाज कौन सा उपाधि लौटाए थे? राय बहादुर की उपाधि लौटा दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बोला जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, पता ही है। 9 अप्रैल कुछ स्रोतों में 10 अप्रैल देता, लेकिन 9 अप्रैल इंपॉर्टेंट है। 9 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, 9 अप्रैल को। आगे बोला 13 अप्रैल 1919 को बैसाख के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोलीकांड नेताओं किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक सभा का आयोजन किया गया। सभा स्थल चारों ओर से जो है ना ऊंची दीवारों से क्या किया था? मतलब घिरा हुआ था। ठीक है, आगे आइए। आगे बोल रहा है कि सभा स्थल पर अंग्रेज जनरल ओ डायर, ठीक है, सभा स्थल पर अंग्रेज जनरल ओ डायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर क्या की थी? गोली चलवा दिया था। जब सभा हो रहा था ना तो बिना कुछ बोले या चेतावनी दिए हुए क्या किया? उस पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग क्या किए? मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो है 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 क्या हुए? घायल हुए। आगे बोल रहा है हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है,
आगे बोल रहा है सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया था? हंटर आयोग का गठन 1919 में किया था। ठीक है, तो सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए जो है ना हंटर आयोग 1919 का गठन किया था। आगे बोल रहा है कांग्रेस ने इसकी जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति के अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयबजी एवं MR जयकर आदि थे। तो कांग्रेस ने इसकी जांच हेतु ना मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का जो है ना गठन किया था। समिति के जो अन्य सदस्य थे ना, एक तो मेन अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे, और जो अन्य सदस्य था ना वो मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयबजी एवं MR जयकर थे आदि थे। आगे बोल रहा है खिलाफत आंदोलन। बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मिस्र राष्ट्रों के युद्ध में शामिल था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में शामिल था। 1918 में युद्ध समाप्ति के बाद तुर्की ने खलीफा के साथ उचित व्यवहार न हो पाने के कारण वह तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में शामिल था और 1918 में युद्ध समाप्ति के बाद तुर्की के खलीफा के साथ जो है ना उचित व्यवहार न होने के कारण जो है ना तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। आगे बोल रहा है गांधी जी ने खिलाफत को हिंदू मुस्लिम एकता का एवं सुनहरा अवसर माना था। गांधी जी ने खिलाफत को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा क्या माना था? अवसर माना था। आगे बोल रहा है 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो है कि अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919 को। ठीक है, सितंबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। बताइए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया था? सितंबर 1919 को किया गया था। ठीक है, हाँ, तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो गठन था सितंबर 1919 में किया गया था। और 24 नवंबर 1919 को ईस्वी को होने वाले खिलाफत कमेटी का सम्मेलन की अध्यक्षता किसको दिया गया था? गांधी जी को प्रदान किया गया था। गांधी को प्रदान किया गया था। आगे बोल रहा है खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन आगे बोल रहा है असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 में, खत्म हुआ था 1922 में। याद रखिएगा असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 1922 तक हुआ था। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुए। असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की पुष्टि कर दी। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई थी। तो बोल रहे हैं कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में जो है ना पास हुए। असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव का दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। आगे बोल रहा है असहयोग के शुरुआत के समय कांग्रेस को तिलक की मृत्यु एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा था। तो असहयोग के शुरुआत के समय ही कांग्रेस को तिलक की मृत्यु का एक क्या किया था? बड़ा सदमा झेलना पड़ा था। ठीक है, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो एक असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। आगे बोल रहा आंदोलन के समय स्कूल कॉलेज विदेशी कपड़ों पदों इत्यादि पे क्या बहिष्कार शामिल था। तो जो ये हुआ था ना असहयोग आंदोलन उसमें क्या था? स्कूल कॉलेजों विदेशी कपड़ों और पदों इत्यादि पे क्या था? बहिष्कार शामिल था। आंदोलन के समय गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पे 5 फरवरी 1922 को आंदोलन में भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को क्या किया था? जला दिया था। तो याद रखिए इसी आंदोलन के समय जो है ना गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पे क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922 को आंदोलन की भीड़ ने क्या किया था? 22 जवानों को ना जला दिया था। आगे बोल रहा है कि हिंसा से आहत गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो जब ये असहयोग आंदोलन हो रहा था ना तो उसमें जो मतलब चौरी चौरा घटना हुआ था उस समय हिंसा से आहत होकर गांधी जी क्या किए? 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए बैठक में असहयोग आंदोलन समाप्त करने का क्या किया? निर्णय लिया गांधी जी ने। आगे बोल रहा है कि 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई। तो 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ना गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को क्या किया? रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि 10 मार्च 1922 को जो है ना गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी जो है कारावास की सजा सुनाई गई और स्वास्थ्य संबंधी जो ठीक नहीं रहने के कारण क्या हुआ ना 5 फरवरी 2 साल के बाद 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल में कितने प्रांतों बने थे? बताइए क्या होगा? ये बने थे 6 प्रांतों में बने थे। 8 में होगा। 8 प्रांतों में बना हुआ था। ठीक है, तो 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो 8 प्रांतों में बने थे। ठीक है, आगे बोल रहा है 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बने थे। 1937 में कांग्रेस संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रदेश, बम्बई, उड़ीसा और मद्रास बहुमत प्राप्त किया था। तो 1937 में कांग्रेस
संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रदेश, बम्बई, उड़ीसा, मद्रास में बहुमत प्राप्त किया था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस बड़े दल होने के कारण पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी सरकार बनाया था। ठीक है, आगे बोल रहा है, इसमें बोला गया था ना कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस बड़े दल होने के कारण क्या किया ना कि पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी सरकार बना लिया। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी सिकंदर हयात खां प्रधानमंत्री बना। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का सिकंदर हयात खां प्रधानमंत्री बना। और आगे बोल रहा है बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के फजूल हक प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो पंजाब में बना था हयात खां, बंगाल में बना फजूल हक, और मुस्लिम लीग का प्रवर्तन निराशाजनक रहा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए क्या होगा? 1906 में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ना 1906 में हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था और 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में हुआ था। आगे बोल रहा है सलीमुल्लाह खां और आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। सलीमुल्लाह खां और आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की क्या किया? स्थापना किया गया। मुस्लिम लीग मुसलमानों के हित के लिए बनाया गया था जो राष्ट्र विरोधी हो गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग जो था ना मुसलमानों के हित के लिए बनाया गया था, उसी के लिए बनाया गया था जो राष्ट्र विरोधी हो गया। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? बताइए, कांग्रेस की स्थापना 1885। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। बताइए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। तो कांग्रेस की स्थापना 1885, बंगाल विभाजन 1905 और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था 1907 में हुआ था। आगे है मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ठीक है, तो बोल रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद ही 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों को एक विशिष्ट मंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो के शिमला में हुआ था। ठीक है, तो बोल रहा है बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद ही 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्ट मंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। आगे बोला 30 दिसंबर 1906 को आगा खान ढाका में नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का स्थापना हुई थी। तो 30 दिसंबर 1906 को आगा खान ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में क्या हुआ? तो मुस्लिम लीग का ना स्थापना हुआ था 30 दिसंबर 1906 को। आगे बोल रहा है कि सलीमुल्लाह को इसका संस्थापक माना जाता है मुस्लिम लीग का। ठीक है, जबकि आगा खां को मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष चुना गया। तो पूछेगा कि मुस्लिम लीग का संस्थापक किसको माना जाता है? तो सलीमुल्लाह को। और जबकि आगा खां को क्या बोला जाता है? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, और लीग की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा को बढ़ाना, मुसलमानों में राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों को प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना था। ठीक है, आगे बोल रहा है कि लीग ने 1908 में अमृतसर अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। तो ये जो था ना लीग ने 1908 में अमृत अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की थी, मांग की थी, और जिसकी पूर्ति 1909 में पार्लियामेंट्री सुधारों में द्वारा किया गया था। ठीक है, मांग किया था अमृतसर अधिवेशन 1908 में, लेकिन जिसकी पूर्ति 1909 में पार्लियामेंट्री सुधारों के द्वारा की गई थी। आगे बोल रहा है कि 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना आगा खां की अध्यक्षता में हुआ था। तो बताइए कि 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आगा खां की अध्यक्षता में हुआ था। हाँ, तो याद रखिए कि 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना आगा खां की अध्यक्षता में हुआ था। 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग के संविधान का निर्माण हुआ था। तो 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का संविधान का निर्माण हुआ था। आगे है बंगाल विभाजन। ये कब हुआ? तो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन का गवर्नर जनरल काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। लॉर्ड कर्जन का गवर्नर जनरल काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। इनके विभिन्न प्रशासकीय कार्यों में जिस कार्य का सर्वाधिक विरोध हुआ वह बंगाल विभाजन था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन का गवर्नर जनरल बोल रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। इनके विभिन्न प्रशासकीय कार्यों में जिस कार्य का सर्वाधिक विरोध हुआ वह बंगाल विभाजन था। कर्जन द्वारा बोला नेक्स्ट पॉइंट, कर्जन द्वारा विभाजन का निर्णय 1905 में किया गया था। तो कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय कब किया गया था? 1905 में किया गया था। 1905 में। आगे बोल रहा है कि 20 जुलाई 1905 को जो है ना बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुआ था। तो ये बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को हुआ था। 7 अगस्त 1905 ईस्वी कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। तब पूछेगा ना कि कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में शामिल बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित कब किया गया था? तो 7 अगस्त 1905 को किया गया था। ठीक है,
आगे बोल रहा है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी में दिया था। तो बताइए कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका किसमें दिया था? संजीवनी में दिया था। संजीवनी पत्रिका किसका था? तो कृष्ण कुमार मित्र का था। आगे बोल रहा है 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया। तो 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया और पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। और दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। ठीक है, तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक स्वदेशी आंदोलन के दौरान बना था। तो वंदे मातरम जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक स्वदेशी आंदोलन के क्या बना था? दौरान बना था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा शीर्षक बना था? तो वंदे मातरम बना था। ठीक है, वंदे मातरम। आगे बोल रहा है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे और स्वदेशी आंदोलन के समय भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब किया गया था? 1907 ईस्वी में अविन्द्रनाथ टैगोर एवं गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बोल रहा है स्वदेशी आंदोलन के समय भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है 1907 में किया गया। ठीक है, उसके जो है ना किसके द्वारा किया गया था? अविन्द्रनाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। किसका स्थापना? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में अविन्द्रनाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। आगे बोल रहा है कि बंगाल विभाजन मुक्तः बंगाली राष्ट्रवादी की वृद्धि के कमजोर करने का उद्देश्य से कर्जन करना चाहता था। तो बंगाल विभाजन मुक्तः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को कमजोर करने का उद्देश्य से कर्जन करना चाहता था। आगे बोल रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहिष्कार नीति का क्या किया था? विरोध किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि बहिष्कार नीति का विरोध किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। बहिष्कार नीति का विरोध किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम की यात्रा दिल्ली दरबार के दौरान बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किया गया था। तो बताया कि वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम की यात्रा दिल्ली दरबार के दौरान किसको रद्द करने की घोषणा किया गया था? बंगाल विभाजन। हाँ, तो याद रखें ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहिष्कार नीति का विरोध किया था और वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम की यात्रा दिल्ली दरबार के दौरान बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किया गया। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने किया था। इस अधिवेशन में जो है ना कांग्रेस के नरम दल व गरम दल विभाजित हो गया था। इसी में सूरत अधिवेशन में क्या होता है? नरम दल गरम दल विभाजित हो जाता है और गरम दल का नेतृत्व किसने किया था? तिलक ने किया था। ठीक है, गरम दल का नेतृत्व तिलक ने किया था। तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर कल 21 से कल पढ़ेंगे। ठीक है ना, 21 क्वेश्चन नंबर से कल पढ़ेंगे।